हेलो बेटा, आवाज आ रही है सभी को? क्लास। हेलो। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है बेटा सभी को? तो ये देखिए, मैं फाइल शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। जहाँ तक हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, ये हमने आपको क्लासरूम पे भी शेयर कर दिया है। जो भी नोट्स हमने टिल 28 जून तक लिए थे, वो सारा मैंने नोट्स आपको शेयर किया है। फिर सी आपने देखा होगा। ठीक है। तो देखिए, इफेक्टिव लेंथ तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब जो हमें जैसे कवर करना है वो इफेक्टिव एपर्चर है। ठीक है। तो ये सामने आपको दिख रहा होगा, इफेक्टिव एपर्चर, जिसको हम लोग एई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्चुअली इफेक्टिव एरिया भी इसको बोलते हैं। इफेक्टिव एपर्चर भी कह सकते हैं आप, इफेक्टिव एरिया भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है, मैं बता देता हूँ। ठीक है। तो इन जनरल यू नो दैट, हाँ ये भी आप ध्यान रखिएगा। जो हेलो, हाँ, इफेक्टिव एपर्चर जो है आपका, दैट इज द एबिलिटी ऑफ एन एंटीना to extract energy from the electromagnetic wave. Clear? So it is basically ability होती है एंटीना की, कि ये बताती है कि आपका कितनी एनर्जी आउट हो रही है या एक्सट्रैक्ट हो रही है फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर? ये वो पर्टिकुलर एरिया कवर करता है जो ये बताता है कि कहाँ से आपकी एनर्जी एक्सट्रैक्ट आउट हो रही है, कितनी एनर्जी। ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इफेक्टिव एरिया, इसको हम लोग इफेक्टिव एरिया भी बोलते हैं। ठीक है। या इफेक्टिव एपर्चर भी बोल सकते हैं, एई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे तो ये हमारा डिफाइंड होता है द रेशियो ऑफ पावर रिसीव्ड इन द लोड टू द एवरेज पावर डेंसिटी प्रोड्यूस एट द पॉइंट। ठीक है। जो हमारी पावर रिसीव्ड होती है लोड पे, टू द एवरेज पावर मीन्स जो एवरेज पावर है। ठीक है। ये हमारा बेसिक जो डेफिनेशन पार्ट है उसी से कवर हो रहा है। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। इन मैथमेटिकली द इफेक्टिव एरिया इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर रिसीव्ड इन द लोड टू द एवरेज पावर डेंसिटी प्रोड्यूस एट दैट पॉइंट। क्लियर? तो एवरेज पावर को पी एवरेज से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैक्सिमम इफेक्टिव एरिया निकालना है तो आपके लिए पावर जो रिसीव्ड है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। देन यू कैन फाइंड द मैक्सिमम। मीन्स ये आपका मैक्सिमम कब निकलेगा, जब रिसीव्ड पावर मैक्सिमम हो, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा।
इसके बाद इसमें जो है नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, तो अंडर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन द पावर रिसीव्ड विल बी मैक्सिमम एंड हेंस द इफेक्टिव अपर्चर विल बी मैक्सिमम। ठीक है, नाउ वी कैन कंसीडर या वी कैन कैलकुलेट द इफेक्टिव अपर्चर। एक हमने हर्ट्जियन डाइपोल एंटीना लिया हुआ है जो बहुत ही सिंपल इसकी सर्किटरी होती है, इस तरह से होती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल। इसके लिए हमने इसके लिए कैलकुलेशन किया है इफेक्टिव अपर्चर का, तुम्हारे तुम लोग को समझाने के लिए कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर एंटीना के लिए इफेक्टिव अपर्चर हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो इसमें हमने क्या किया है, वी हैव यूज द रिसीविंग एंटीना ऑफ हर्ट्जियन डाइपोल बेसिकली। ठीक है, which will extract the power from the incident wave which will fall upon this and deliver it to the load। ठीक है, that will produce the voltage in it। क्लियर? so ये हमारी सर्किटरी है, देख सकते हैं, ये हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज है इनपुट के साइड पे। ठीक है, रिसीवर में बेसिकली हमारा जो वोल्टेज होता है वो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है, अभी हमने इफेक्टिव लेंथ में आपको बताया था। ठीक है, तो दिस इज योर ओपन सर्किट वोल्टेज, दिस इज योर इनपुट इम्पीडेंस दैट इज जेड इज इक्वल टू रेडिएशन रेजिस्टेंस प्लस जे एक्स। क्लियर? और ये आपका लोड रेजिस्टेंस है जहाँ पे हमें आउटपुट मेजर करना है। ठीक है, सो ये दिस इज योर लोड दैट इज आर रेडिएशन माइनस जे एक्स। बेसिकली अगर आप इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें मैक्सिमम इफेक्टिव अपर्चर निकालना है, तो मैक्सिमम इफेक्टिव अपर्चर आप तभी निकाल पाएंगे व्हेन यू अप्लाई द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, तो एज पर द, चूंकि ये सर्किट आपकी एसी सर्किट है, तो एसी सर्किट में जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है वो इस तरह से डिफाइन होती है कि जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है इनपुट इम्पीडेंस के, देन मैक्सिमम पावर विल ट्रांसफर फ्रॉम इनपुट साइड टू द लोड साइड। ठीक है, अगर डीसी के लिए डिफाइन करते, डीसी सर्किट होता है उसके लिए अगर मैक्सिमम पावर डिफाइन करते, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर डीसी सर्किट इज व्हाट, द मैक्सिमम पावर विल ट्रांसफर फ्रॉम इनपुट टू द लोड व्हेन इनपुट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द लोड रेजिस्टेंस। तो वहां पे सिंपली आर एन इज इक्वल टू आर एल हो जाता है, लेकिन अगर एसी सर्किट की बात करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वैल्यू, मीन्स आर रेडिएशन माइनस जे एक्स फॉर्म में। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा जो ओपन सर्किट वोल्टेज है दैट इज ई डॉट डी एल, यहाँ से देख सकते हैं V इज इक्वल टू, अब E इज इक्वल टू वी बाई डी होता है, तो V इज इक्वल टू ई इंटू डी हो जाएगा, तो ओपन सर्किट वोल्टेज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एल, डिफरेंशियल लेंथ। ठीक है, नाउ अगर आप ये देखें तो E आपका जो है क्या है, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, दैट इज प्रोड्यूस्ड एट द रिसीविंग पॉइंट, एंड डीएल आपका क्या है, लेंथ ऑफ द हर्ट्जियन डाइपोल है, जो हमारा हर्ट्जियन डाइपोल एंटीना उसकी जो डिफरेंशियल लेंथ है दैट इज योर डीएल। ठीक है, नाउ अगर आपको करंट फ्लोइंग निकालना है कि आपका लोड के थ्रू कितनी करंट फ्लो कर रही है, तो वो कैसे निकालेंगे, इस सर्किट में आप सिंपली आई की वैल्यू निकाल लेंगे, एंड आई विल बी व्हाट, आई इज इक्वल टू वी नॉट सी अपॉन जेड प्लस जेड एल हो जाएगा, क्योंकि जेड और जेड एल दोनों सीरीज में है, आप देख सकते हैं सर्किट में, तो जेड प्लस जेड एल हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन, यू नो दैट, अभी मैंने बताया था चूंकि सर्किट आपकी एसी है, तो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम या कंडीशन, योर लोड इम्पीडेंस विल बी इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है, तो हमने यही यहाँ पे किया है, तो आप देख सकते हैं जेड एल इज इक्वल टू जेड स्टार लगा दिया, मीन्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट सी अपॉन जेड आई प्लस जेड एल था, तो जेड आई आपका ये है आर रेडिएशन प्लस जे एक्स है, और जो जेड एल है उसमें हमने यहाँ माइनस लगा दिया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा तो ये प्लस रहेगा तो ये माइनस रहेगा लोड वाला। ठीक है, ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन है, तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जे एक्स से जे एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ रेडिएशन रेजिस्टेंस मीन्स वी नॉट सी बाई ट्वाइस ऑफ रेडिएशन रेजिस्टेंस आ जाएगा। नाउ अब हम अप्लाई करेंगे कि हमारा जो पावर डिलीवर हो रहा है लोड पे वो कितना आ रहा है, तो पावर जो रिसीवर पे होगा वो कितना होगा, आई स्क्वायर आर होगा, ये सभी को पता है, पावर इज आई स्क्वायर आर, और चूंकि सर्किट आपकी एसी है तो पावर भी एसी रिसीव्ड होगी रिसीवर पे, तो इसलिए हमने आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर रेडिएशन लिया हुआ है। ठीक है, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू रेडिएशन रेजिस्टेंस। ठीक है, आई आर एम एस इज योर व्हाट,
IRMS क्या होगा, ये मैक्सिमम करंट दिया हुआ है, तो IRMS क्या होता है, Im/√2 होता है। आपको पता है एसी सर्किट में जो एसी करंट होता है या IRMS करंट भी उसको बोलते हैं, वो कितना होता है, ये होता है मैक्सिमम करंट बाई √2। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट आपकी क्या है, ये आई है बेसिकली, तो I/√2 हो जाएगा। आई की वैल्यू है V0c/2 ऑफ रेडिएशन, V0c/2 ऑफ रेडिएशन, इसको √2 से डिवाइड किया, और इस पूरे का स्क्वायर भी हो रहा है तो स्क्वायर कर दिया, इनटू रेडिएशन रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं, नाउ यू कैन सी ओवर हेयर कि आर रेडिएशन से आर रेडिएशन हमारा, हाँ सॉरी, ये हमारा पी आर आ गया, पी आर की वैल्यू आ गई V0c²/, यहाँ से देखें 2 इंटू, इसको कैंसिल मत कर दीजिएगा, ये कैंसिल इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमने यहाँ रखी है IRMS की। ठीक है, गलती से ये आर रेडिएशन कैंसिल मत कर दीजिएगा क्योंकि इसने इसकी वैल्यू रखी है IRMS की, दैट इज Im/√2। और आई की वैल्यू क्या है, यही आपका IM है, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज योर IM, मिस मैक्सिमम करंट जो फ्लो कर रही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आ गया V0c²/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 4 × 2 विल बी 8, तो 8 इंटू रेडिएशन रेजिस्टेंस आ गया। ये आपका मेन डिवीजन है, यहाँ पे मेन डिवीजन हो रहा है, तो V0c/2 ऑफ रेडिएशन इंटू, इसके नीचे 1 लिखेंगे अगर आप, तो 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिवीजन विल बी कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लीकेशन, एंड द डिनोमिनेटर विल बी कन्वर्टेड इनटू रिवर्ट, मीन्स 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, तो आपका आ जाएगा V0c²/8 ऑफ रेडिएशन। ठीक है, 8 टाइम रेडिएशन। अब आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू रख दी है, यहाँ पे हमने ओपन सर्किट वोल्टेज की वैल्यू रखी है। एंड ओपन सर्किट वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, आप इक्वेशन नंबर, हमने देखे ओपन सर्किट वोल्टेज जो हमारा होता है, दैट इज योर E.dl होता है, ये सभी को पता है, और dl इज योर डिफरेंशियल लेंथ। ठीक है, तो हमने V0c की जगह क्या रख दिया, E.dl रख दिया, तो E.dl रखेंगे तो E²d × dl² हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन 8 रेडिएशन रेजिस्टेंस। अब आपको निकालना मैक्सिमम इफेक्टिव एपर्चर, तो मैक्सिमम इफेक्टिव एपर्चर दिस मीन्स AEM, एम का मतलब मैक्सिमम, ए का मतलब इफेक्टिव एपर्चर। ये कब मैक्सिमम होगा, अभी हमने बताया था जब रिसीव्ड पावर मैक्सिमम होगी, फॉर्मूले में देखिए, ए मैक्सिमम तब होगा जब ये ऊपर का रिसीव पावर विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यही लगा दिया, पी आर विल बी मैक्सिमम, सो ए विल बी AEM। क्लियर, अब पी आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, ये है E²dl² अपॉन 8 रेडिएशन रेजिस्टेंस। क्लियर, तो ये हमने रख दिया E²dl² अपॉन 8 रेडिएशन रेजिस्टेंस, और जो एवरेज पावर होती है वो होती है 1/2 E²/η0। ये डिफाइंड है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो एवरेज पावर होती है 1/2 E²/η0, इसका हम डेरिवेशन नहीं करना है हमें। ठीक है, तो जो AEM आ जाएगा दैट विल बी DL², इसको सॉल्व कर लीजिए, DL² × η0/4 ऑफ रेडिएशन रेजिस्टेंस, दिस इज योर इफेक्टिव मैक्सिमम इफेक्टिव एपर्चर। क्लियर, अब यहाँ पे भी अगर आप η0 और रेडिएशन रेजिस्टेंस की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, फॉर द पर्टिकुलर डाइपोल, तो आपको ये कंप्लीट रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने फॉर ए पर्टिकुलर डाइपोल वी हैव जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ रेडिएशन रेजिस्टेंस एंड η0, ये भी डिफाइंड वैल्यू है। जैसे η0 की बात अगर हम करें तो η0 आपका 120 पाई होता है। ठीक है, तो ये हमने रख दिया 120 पाई, और रेडिएशन रेजिस्टेंस होता है 80 पाई² इंटू DL/λ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने रख दी, ये सब आपकी डिफाइंड वैल्यूज हैं। अगर टाइम मिलेगा हम आपको रेडिएशन रेजिस्टेंस ठीक है, निकलवा के भी दिखा देंगे। ठीक है, ये आ गया आपका 120 पाई अपॉन 8 पाई स्क्वायर इंटू DL/λ का होल स्क्वायर। ठीक है, सो सॉल्व कर लेंगे तो देन यू विल गेट 3λ²/8 पाई, 8 3 को 8 से डिवाइड करिए, 1.5 आ जाएगा, 1.5 λ²/4 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 1.5 है इसको हम लोग लिखेंगे GD मैक्स, दैट इज द मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन, दैट इज योर 1.5, जो मैग्नीट्यूड है 1.5, दिस इज योर मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन। और मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन क्या होता है, डायरेक्टिविटी होता है, तो ये आपका डायरेक्टिविटी है, इनडायरेक्टली दिस इज योर डायरेक्टिविटी। ये ध्यान रखिएगा, हमने आपको पीछे बताया था
कि जो मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन होता है, दैट मीन्स जीडी मैक्स, उसको हम लोग डायरेक्टिविटी भी बोलते हैं, डायरेक्टिविटी। तो ये आपका डायरेक्टिविटी के बराबर आ गया, ये वाला टर्म, ठीक है। दिस इज योर डायरेक्टिविटी। ये आपका आ गया मैक्सिमम इफेक्टिव अपर्चर फॉर व्हाट, हर्ट्जियन डाइपोल। ये आ गया हमारा जी डी मैक्स इंटू लैम्डा स्क्वायर बाई 4 पाई। यहाँ जी डी मैक्स की वैल्यू क्या है, 1.5, ठीक है। पीछे वाले से देख, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। इसी पे बेस हमने एक न्यूमेरिकल भी कराया था, आप लोगों को नहीं कराया, दूसरी क्लास में कराया, तो ये आप लोगों को ही करा दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नीचे गिवन है, एन एंटीना रिसीव्स ए मैक्सिमम पावर ऑफ 2 माइक्रोवाट फ्रॉम ए रेडियो स्टेशन। एक एंटीना है जो मैक्सिमम पावर जो रिसीव कर रहा है वो 2 माइक्रोवाट है, जो कि रेडियो स्टेशन से रिसीव हो रहा है। आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम इफेक्टिव एरिया निकालना है। इफ द एंटीना इज लोकेटेड इन द फार फील्ड ऑफ द स्टेशन, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है गिवन है, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज 50 मिलीवोल्ट, ठीक है, पर मीटर, क्लियर, दैट इज योर एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिसीव्ड पावर आपको गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, आपको इफेक्टिव एरिया निकालना है। तो सिंपली आपको फार्मूला लगा देना है। इफेक्टिव एरिया क्या होती है, रिसीव्ड पावर अपॉन एवरेज पावर। रिसीव्ड पावर आपको गिवन है 2 माइक्रोवाट, दैट इज 2 × 10⁻⁻⁻⁶ और जो एवरेज पावर है यही आपको निकालना है। तो एवरेज पावर अभी मैंने आपको पीछे बताया, एवरेज पावर जो हमारी होती है, देख सकते हैं ये हमारी एवरेज पावर है ना, 1/2 E² बाई ईटा नॉट। तो आप डायरेक्टली रख देंगे 1/2 E² बाई ईटा नॉट। ई की वैल्यू आपको गिवन है 50 मिलीवोल्ट, तो 50 का हमने रख दिया है 50 मिलीवोल्ट। ईटा नॉट को आप रखेंगे 120 पाई, ये भी अभी हमने पीछे डेरिवेशन में देखा, ईटा नॉट इज योर 120 पाई। ये देख सकते हैं ईटा नॉट की वैल्यू हमने क्या रखा, 120 पाई, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हमने रख दिया, तो पी एवरेज हमारा आ गया 3.315 माइक्रोवाट। अब आपने क्या किया, जो रिसीव पावर है उसको एवरेज पावर से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो आपको इफेक्टिव अपर्चर मिल गया मैक्सिमम, दैट इज 0.06333 मीटर स्क्वायर आ गया। एम आई क्लियर, सभी को क्लियर है ये? हेलो बेटा, सभी को क्लियर है ये? यस सर। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सीधे फार्मूले पे बेस्ड है। बस आपको रिसीव पावर पता होनी चाहिए, आपको एवरेज पावर पता होनी चाहिए। यू कैन फाइंड द मैक्सिमम इफेक्टिव अपर्चर या मैक्सिमम इफेक्टिव एरिया, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। और जो रेडिएशन रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू हम 120 पाई रख, ये सॉरी 8 पाई वाला टर्म रख रहे हैं, ये भी शायद हम आपको एक बार 1 मिनट देख लेता हूँ मैं, इसका फार्मूला मैंने बताया है पीछे। ये आपका जो रेडिएशन रेजिस्टेंस आ रहा है इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट देख लेता हूँ, अगर नहीं बताया तो मैं आगे इसको करा दूंगा। मेरे ख्याल से डेफिनेशन मैंने लिखाई थी, ठीक है, लेकिन डेरिवेशन पार्ट हमने नहीं किया था, ठीक है। तो हम डेफिनेशन हमने बताया था रेडिएशन रेजिस्टेंस का, ठीक है, मैं आगे बता दूंगा इसको, मैं है नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा कि जो रेडिएशन रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज 80 पाई² इंटू DL/λ का होल स्क्वायर, हर्ट्जियन डाइपोल में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहीं आ जाता है क्वेश्चन तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ओके। इसके बाद आता है एंटीना टर्मिनल इम्पीडेंस, दैट इज अनदर टॉपिक, ठीक है। एंटीना टर्मिनल इम्पीडेंस क्या है, यू नो दैट, इसकी पहले स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। जैसे सीरीज RLC सर्किट होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसको हम लोग लम्प्ड नेटवर्क भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली जो हमारी सर्किट होती है, ठीक है, हम एक क्या कहते हैं, एक हमारा जो सीरीज RLC सर्किट है उससे हम फॉर ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वी कैन डिजाइन द एंटीना एंड फाइंड द एंटीना इम्पीडेंस ओनली फॉर ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर मान लीजिए आपका जो ये फ्रीक्वेंसी बैंड है एक्सीड करता है, देन इट इज वेरी मच व्हाट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इट, क्लियर, थ्रू द सीरीज RLC सर्किट ऑफ लम्प्ड नेटवर्क। तो उसके लिए हमको क्या बनाना पड़ता है, हमको डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप नेटवर्क बनाना पड़ता है, ठीक है, फॉर
कैलकुलेशन ऑफ एंटीना इम्पीडेंस फॉर मोर फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो ये जब आपका फ्रीक्वेंसी बैंड इंक्रीज करता है तो यू नीड टू जस्ट मूव फ्रॉम लम्प्ड नेटवर्क टू द डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप नेटवर्क। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम जैसे अगर आपकी बात करें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने की, तो हम चूंकि कोई एडिशनल एलिमेंट्स हम सिस्टम में नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज द कॉम्प्लेक्सिटी विल इंक्रीज, clear? So that's why we are saying to avoid the complexity also and to calculation of for the calculation of antenna impedance we consider both the things. Clear? ये देखिए, ये हमारा लम्प्ड नेटवर्क है, देख सकते हैं इस तरह से हमारा लम्प्ड नेटवर्क है फॉर ए सिंगल फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, इसके लिए हम लोग एंटीना इम्पीडेंस निकालेंगे, दैट इज योर ZA। इसको इनपुट इम्पीडेंस भी आप बोल सकते हैं, एंटीना इम्पीडेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि सर्किट में आप देख रहे होंगे हमने इनपुट साइड से ZA को लगाया हुआ है, यहाँ से इनपुट इम्पीडेंस मेजर कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज एंटीना इम्पीडेंस। LA, RA और CA क्या है? ये आपका एंटीना के रिगार्डिंग इंडक्टेंस है, ये एंटीना रेजिस्टेंस है, ये एंटीना कैपेसिटेंस है। क्लियर? तो पहले तो इनपुट इम्पीडेंस होता क्या है? इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एन एंटीना विथ हाफ लेंथ शॉर्टर। यहाँ दो कंडीशन है। एक कंडीशन है कि जब हमारा लेंथ जो है वो हाफ लेंथ शॉर्टर है देन द क्वार्टर लेंथ। क्लियर? so you can say the resistance will be in series. Clear? Your system will connect resistance in series with the capacitance. Clear? R और C आपके सीरीज में रहेंगे। While for an antenna with half length greater than the quarter wavelength, means half length means lambda by 2 or greater than full lambda by 4, then the input impedance will be represented as a series R in series with an inductive capacitance. आप लोगों ने पढ़ा होगा RL सर्किट, RC सर्किट। ठीक है, RL सर्किट में क्या होता है? केवल रजिस्टर और इंडक्टर लगा होता है, RC में रजिस्टर और कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, तो सीरीज RL सर्किट में हमने पढ़ा होगा कि जो करंट लीड एंड लैग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कैपेसिटिव सर्किट में, इंडक्टिव सर्किट में, इलेक्ट्रिकल में भी पढ़ा होगा लीड एंड लैग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है लीड लैग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उसी को हम कंसीडर करते हुए, ठीक है, वी विल कैलकुलेट द एंटीना इम्पीडेंस। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, जैसे रेजोनेंट कंडीशन क्या होती है सीरीज RLC सर्किट में। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा। जैसे मैं डायग्राम जो बना रहा हूँ, एक में करंट लीड करता है 90 डिग्री से, एक में लैग करता है। ठीक, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, इंडक्टर के केस में, कैपेसिटर के केस में। कैपेसिटर के केस में जैसे ही ये हमारा एक टर्मिनल हो गया, एक में 90 डिग्री लीड करता है और एक में 90 डिग्री लैग करता है। ये आपका क्या है? ये रेजिस्टिव सर्किट है। तो किसमें करंट लीड करती है, कौन बताएगा? LC सर्किट, LR सर्किट में या RC सर्किट में? बताइए, करंट किसमें लीड करता है? कौन बताएगा? हेलो, आवाज नहीं आ रही बेटा। हेलो, आवाज आ रही है? क्लास, हेलो। Yes, sir. तो आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, मैं बीच बीच में इसे पूछता रहता हूँ लेकिन आप लोग का कोई जवाब नहीं आता है। तो मैं एब्सेंट कर दूंगा, मैं बता दे रहा हूँ, पूरी क्लास को एब्सेंट कर दूंगा जो लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो। ठीक है, मैं अटेंडेंस में सभी को एब्सेंट कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग क्लास को प्रॉपरली अटेंड ही नहीं करते हैं, बीच में गायब हो जाते हैं। इतना बड़ा डेरिवेशन है, इसको समझाने का क्या फायदा अगर आप क्लास नहीं अटेंड कर रहे हो? बताओ।
मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ कि आरएल सर्किट में अगर हम बात करें तो करंट लीड करेगा या लैग करेगा? वोल्टेज वोल्टेज लीड करता है करंट से 90 डिग्री, मतलब वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है। तो आपकी करंट जो आएगी वो इधर आएगी, ये एक्सएल वाला पार्ट होगा, ये एक्सी वाला पार्ट होगा। ठीक है, तो वही मैं बताना चाह रहा था। ये आरएलसी सर्किट है जिसमें ये आर कंपोनेंट हो गया, ये एक्सी कंपोनेंट हो गया, ये एक्सएल कंपोनेंट हो गया। करंट आपकी इंडक्टर के केस में 90 डिग्री लैग करती है वोल्टेज से, और कैपेसिटर के केस में करंट 90 डिग्री लीड करती है वोल्टेज से। ठीक है, और रजिस्टर के केस में आपका करंट और वोल्टेज दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं लीनियरली। ठीक है, क्लियर? अब हम इसमें बात करते हैं नाउ। अगर हम इसमें z की वैल्यू निकालें, कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ z? इफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ z, za will be what? za will be ra प्लस एक्सएल माइनस j ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी। क्लियर? हम लोगों ने पढ़ा होगा z आपका जो है क्या हो जाएगा, za ra प्लस j एक्सएल माइनस एक्सी। अभी हमने बताया एक्सएल माइनस एक्सी क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा इंडक्टर है उसमें करंट लीड करती है और कैपेसिटर में करंट लैग करती है। सो द रिजल्टेंट विल बी एक्सएल माइनस एक्सी। क्लियर? और आर ए आपका सीरीज में है तो आर ए आपका सीरीज में ही है, तो आर ए प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी विल बी द रिजल्ट। क्लियर? दैट फॉर इनपुट इम्पीडेंस या एंटीना इम्पीडेंस जेड ए। अब आपको क्या करना है, एक्सएल की वैल्यू रखनी है। एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल, तो इसको आप ओमेगा एल रख देंगे। एक्सी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी, तो आप ओमेगा सी रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देन यू विल सॉल्व दिस। ठीक है, देखिए अब हमने यही यहाँ पे यही किया है। नीचे अगर देखें हम यहाँ पे, तो वी हैव जस्ट डू दिस। नाउ एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यू नो दैट एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाता है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मीन्स जब आपका फ्रीक्वेंसी ओमेगा विल बी इक्वल टू ओमेगा आर। ओमेगा आर इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जहाँ गेन मैक्सिमम होता है। ठीक है, इट मीन्स गेन मैक्सिमम भी होता है, और एक्सेल मीन्स रिएक्टिव इंडक्टिव कैपेसिटी। एक्सेल मीन्स हो गया आपका, एक्सेल और एक्सी को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? व्हाट इज एक्सेल एंड एक्सी? हेलो, यस सर। एक्सेल को क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं कैपेसिटिव, इंडक्टिव रिएक्टेंस। सर इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक होता है इंडक्टिव कैपेसिटेंस। तो एक्सी क्या है, इंडक्टिव कैपेसिटेंस है, और एक्सेल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, जब दोनों इक्वल होंगे तभी रेजोनेंट कंडीशन अकर होगा। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये हमने इम्पीडेंस और वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट बनाया है, ये एडमिटेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट बनाया है। इम्पीडेंस वाले में जो स्लोप है वो इस तरह से आएगा, एडमिटेंस में स्लोप जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि एडमिटेंस इज 1/ZA, इसलिए स्लोप भी आपका अपोजिट हो जाएगा। और ये हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ये वाला पॉइंट हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, if you see in impedance versus frequency plot, you can see at resonant frequency this resistance is antenna resistance is Ra. Clear? Similarly, in admittance plot at resonant frequency the resistance is 1/R, means just 1/R हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ये चीज ध्यान रखिएगा। ये आपका जो सेंटर पॉइंट है दैट इज योर √2 RA, और यहाँ पे भी सेंटर पॉइंट 1/√2 RA हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर? ये आपका बैंडविड्थ है, दिस इज योर बैंडविड्थ। जहाँ से स्लोप डाउन हुआ, डाउन होना शुरू हो गया, और ये जहाँ पे स्लोप डाउन अप होना, अप हो जा रहा है। ठीक है, इट मीन्स मैक्स मिनिमम वैल्यू से अप वैल्यू जा रहा है, और ये यहाँ पे आप देखेंगे तो मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू तक जा रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो ये मिनिमम से मैक्सिमम जा रहा है, यहाँ मैक्सिमम से मिनिमम आ रहा है। ठीक है, और ये आपका रेजोनेंट टर्मिनल हो गया। तो ये एडमिटेंस प्लॉट है, ये इम्पीडेंस प्लॉट है। ठीक है,
सो एट एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी मीन्स एक्सएल की वैल्यू क्या है ओमेगा एल, तो ओमेगा आर इंटू एल ए, एक्सी की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा आर इंटू सी ए। अब आप देख सकते हैं ओमेगा आर अगर इधर लेंगे तो ओमेगा आर इंटू ओमेगा आर इज इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप फर्दर अगर थोड़ा सॉल्व करते हैं यू विल गेट ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल ए इंटू सी ए। ठीक है, मीन्स आपका ओमेगा आर जो आएगा 1 अपॉन अंडर रूट एल ए इंटू सी ए आ जाएगा। ठीक है, या एल सी कह सकते हैं आप। ये आपने पढ़ा भी है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ठीक है, अगर आप ओमेगा को 2 पाई एफ रख देंगे तो फ्रीक्वेंसी निकल आएगी एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। ठीक है, तो ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई, हमें निकालना इम्पीडेंस है। ठीक है, तो एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड ए। जेड ए इज मीन्स ये जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है, जेड ए आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जेड ए विल बी व्हाट, क्योंकि एक्सएल और एक्सी बराबर हो जा रहे हैं, तो जेड ए आप एक्सएल और एक्सी अगर बराबर हो गए तो ये तो 0 हो गया, तो केवल आर ए के बराबर आ जाएगा जेड ए। जेड ए विल बी इक्वल टू आर ए एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसीलिए देख सकते हैं आप एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ओमेगा आर पे जो जेड ए है वो आर ए के बराबर है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, इस पे जो जेड ए की वैल्यू है यहाँ पे ये आर ए के बराबर, तो हमारा प्रूफ भी हो रहा है। नाउ इफ द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज बाय एन अमाउंट डेल्टा ओमेगा, मान लीजिए आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया, ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इसको आपने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, सो द इम्पीडेंस विल आल्सो इंक्रीज। सभी को पता है अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो इम्पीडेंस भी आपका देख रहे हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से तो इम्पीडेंस भी आपका देखिए यहाँ से बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ रहा है, तो इम्पीडेंस आपका आल्सो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये स्लोप देख सकते हैं आप, 0 से मिनिमम वैल्यू से ऊपर बढ़ रहा है। ठीक, सो डेल जेड ए क्या हो जाएगा, डेल जेड ए विल बी इक्वल टू डेल ऑफ जेड ए अगर हम निकालें मतलब चेंज ऑफ इम्पीडेंस, तो यहाँ से डेल ऑफ जेड ए क्या आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से, दैट विल बी इक्वल टू जे, क्योंकि दैट विल बी इक्वल टू जे एक्सएल माइनस एक्सी है, तो माइनस एक्सी को भी हम मॉड के टर्म में ले लेंगे क्योंकि ये इम्प्रूव कर रहा है ना टर्म, तो जेड ए की वैल्यू हो जाएगी एक्सएल मीन्स डेल ओमेगा एल होता है, तो एक्सएल को हमने चूंकि हमारा चेंज हो रहा है फ्रीक्वेंसी, तो दिस विल बी डेल ओमेगा इंटू एल ए प्लस डेल ओमेगा बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू सी ए। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इंटू सी ए। ठीक है, तो ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 3, दैट इज द चेंज ऑफ इम्पीडेंस ड्यू टू द चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर? पर यूनिट एरिया पर यूनिट इंक्रीज। क्लियर? नाउ अब दोनों साइड को आर ए से डिवाइड कर दीजिए, इसको यहाँ भी आर ए से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी आर ए से डिवाइड कर दीजिए, तो अगर आर ए से डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब आपको पता है क्वालिटी फैक्टर, एक टर्म आपने सुना होगा, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर आपका एंटीना का ये डिफाइन करता है कि एक्चुअली दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर एफिशिएंसी। क्वालिटी फैक्टर जो होगा वो होगा एक्स एल ए अपॉन आर ए। सिमिलरली एक्सी के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक्सएल के लिए इंडक्टर के लिए लिखेंगे तो क्वालिटी फैक्टर विल बी एक्सएल अपॉन आर। ठीक है, एक्सएल की वैल्यू अगेन ओमेगा आर इंटू एल ए हो गया, तो दिस इज योर ओमेगा आर इंटू एल ए, यू कैन सी ओवर हियर ओमेगा आर इंटू एल ए और आर ए आपका आर ए रहेगा, तो ये आ गया, ये आपका एक्सी के बराबर होगा, और एक्सी की वैल्यू क्या है 1/ओमेगा सी इंटू आर ए है ना, सॉरी 1/एक्सी इंटू आर ए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिखा नहीं है मैंने, एक्सी क्या है, एक्सी ए बल्कि कहेंगे, एक्सी ए ये क्या है 1/ओमेगा आर इंटू सी ए, एंड ओमेगा आर की वैल्यू, सॉरी हाँ ये हो गया एक्सी ए। ठीक, और तो आप अगर आप क्वालिटी फैक्टर लिखेंगे इसके लिए तो क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, क्वालिटी फैक्टर फॉर कैपेसिटिव सर्किट विल बी 1/ओमेगा